हर एक व्यक्ति एक रेड लाइट एरिया में जाता है। रेड लाइट एरिया के कोठे में जाता है। वहाँ का दरवाज़ा खोलकर जैसे सामने पैर रखता है तो सामने लगभग 20 अलग अलग महिलाएं हैं जो कि काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही थी। उन महिलाओं में से एक महिला को चिन्हित किया कि इसको आ जाती है। वह बारी बारी से महिलाओं को देख रहा था और उसमें किसी एक का अनोखा चुनाव करता है। जैसे ही एक महिला पर उसकी नज़र पहुंचती है तो उस महिला की आंखें झुक जाती हैं। उस महिला की झुकी हुई नज़र को देखने के बाद वह सोचने पर मजबूर हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि यह चेहरा तो कुछ जाना पहचाना है, क्योंकि उसके पहनावे, उसके कपड़े, उसके सबसे पहले साधु से इस तरह से स्वभाव उसे देखा नहीं जा रहा था। वह उसी महिला का चयन करता है और उसे कमरे के अंदर ले जाता है। जब उससे बातचीत करता है तो पता चलता है कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसी की धर्मपत्नी है, उसकी बीवी है। अपनी ही बीवी को उस रेड लाइट एरिया की कोठी में देखने के बाद पाया कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार करे तो क्या करे, कहाँ से कैसे यहाँ पर पहुँची कि वह असफल सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रहा था। जब सवालों के जवाब जानना था तो एक ऐसा कदम उठाता है जिस कर्म को सुनने के बाद शायद आप भी इसको सर्व करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी महिला से चयन छोटी छोटी गलती हो जाने हो या अनजाने में हो तो उसकी गलती माफ़ नहीं होती, बल्कि पुरुषों की गलती क्योंकि बात माफ़ हो जाती है, बात नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मगर जिस पुरुष ने उस महिला की तमाम गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए जो कदम उठाया है वह की सैलरी बड़ा कदम है। नमस्कार, मैं हिमांशु आज की जो सच्ची घटना सुनाने आपको जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु की है। तत्सेल एक व्यक्ति जिसका नाम साहिल है, जो कि बेंगलुरु शहर का रहने वाला है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसकी कंपनी को उसको एक असाइनमेंट के लिए बुलाया जाता है। मुंबई बुलाया गया था कि आपको यहाँ पर आना है कुछ समय के लिए। अभी 2-3 महीने ही हुए थे उसकी शादी को। अपनी पत्नी को छोड़कर जाना नहीं चाहिए था, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी का जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी का मामला था, आखिरकार जाना तो पड़ता। जब वह पहुंच जाता है तो 1-2 हफ्ते काम करता है। क्या काम करने के बाद अपनी पत्नी से बातचीत करता है। कहते हैं कि क्या तुम मुंबई घूमने आओगी। जैसे ही बात अपनी पत्नी से कहता है तो उसकी पत्नी यूँ खुश हो जाती है, खिल जाती है कि मेरा तो सपना था बचपन का। बचपन से ही मैं चाहती थी कि मुंबई जाऊं, वहां जाकर देखूं। आज तक तो मैंने सिर्फ मुंबई को टेलीविज़न पर ही देखा था और फिल्मों में ही देखा था। शार्क देखने को मिलेगा। कितनी अच्छी बात है जब अपने पति से इस तरह की बातें करते हैं तो उसका पति कहता है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 7 अक्टूबर 2011 का तुम्हारा रिजर्वेशन करा दिया गया है। फला तारीख को हक में आपकी ट्रेन मिलेगी। आप आराम से बेंगलुरु से मुंबई सफ़र पूरा करके सीधा CAEA में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वह दिन भी आता है और वह दिन आता है वह घर से कुछ तैयारी के साथ सीधा मुझे बेंगलुरु के लिए रेलवे स्टेशन पर जाती है और अपनी निर्धारित ट्रेन अपनी निर्धारित बर्थ पर जाकर बैठ जाती है और सबसे पहले फ़ोन करती है अपने सास ससुर को। कहती है कि मम्मी पापा मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और लगभग 1000 किलोमीटर का सफ़र है, 16-17 घंटे पूरा हो जाएगा और मैं साहिल के पास पहुंच जाऊंगी। पहला फ़ोन हो चुका था, दूसरा फ़ोन अपने पति को करती है। अपने पति से कहती है कि जिम में चैन के अंदर बैठी हूँ और मैं जल्दी आपके पास पहुंच जाऊंगी, आप परेशान मत होना। तो साहिल के ताकि प्रचार मुझे नहीं, परेशान तुम मत होना, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी से ज़्यादा बातचीत करना, अपने सफ़र पर ध्यान देना और कोई ऐसी वैसी चीज़ मत देना किसी को खाने की चीज़ हो या इस तरह समझाने की कोशिश भी करता है। अब ट्रेन यह मुंबई के सफ़र के लिए चल पड़ती है। जैसे मुंबई सफ़र के लिए ट्रेन चल पड़ती है तो जिस बोगी में
इस बात पर वह बैठी हुई थी, जिस सीट पर, यानी कि जिस सीट पर बैठी हुई थी, या सामने वाली बर्थ की 2 व्यक्ति बैठे हैं, एकदम अनजान व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे थे। मगर धीरे धीरे जब सफ़र आगे की तरफ चलता है तो दोनों व्यक्ति आपस में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेते हैं, दूसरे से परिचय करते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो, इस तरह की बातें करते हैं। यह महिला किसी भी बातचीत नहीं करती रही है। नाम तानिया है। तानिया किसी से बातचीत नहीं कर रही थी, वह बात कर रहे थे तो यह तो अपने सास ससुर से या फिर अपने पति साहिल से। साहिल को बताती है कि आप इतना किलोमीटर का सफ़र हो चुका है, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। खिड़की के बाहर झांक कर बताती है कि देखो ऐसा दिखाई दे रहा है, वैसे दिखाई दे रहा है। इस तरह से उसका जो सफ़र था वह करने लगता है और जैसे जैसे आगे ट्रेन बढ़ती है, उनकी 2 व्यक्ति जो कि उसके ठीक सामने बैठे हैं, उसने में एक व्यक्ति कहता है कि बहन जी, लगता है कि आज आप पहली बार आप ट्रेन में सफ़र कर रही हैं। वह अभी मुंबई, तो कहते हैं कि मैंने टाइम में बहुत फ़र्क है, पहले और अब के टाइम में बहुत फ़र्क है, लेकिन अकेले मुंबई में पहली बार जा रही हूँ। जब उन्होंने इस बात को कहते हैं तो कहते हैं कि बाहर, बहन जी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुंबई जा रहे हैं हम लोग भी, यानी कि मुंबई जा रहे हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो अब हमसे शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही बातचीत चल रही थी। कुछ खाने पीने की चीज़ें जिनके पास वह आ रहे थे, उस अभिनय भी करेंगी तो मना कर देती है, लेकिन जब आगे वक्त गुजर रहा था तो 15-16 घंटे का सफ़र है, वो भी किसी भी अनजान व्यक्ति से इस लंबे सफ़र में जब कोई सोना हो तो आराम से बातचीत जब होंगे तो जाहिर सी बात है कि दोस्ती भी हो जाती है। उधर तो इन दोनों की दोस्ती हो चुकी थी और उन दोनों की स्थानीय से भी कहीं ना कहीं जान पहचान बना ली थी। तैन्या जवाब ना कुछ खाने पीने के सामान देता तो खाते पीती नहीं। इन लोगों की नज़र उस तानिया के सामान पर पड़ती है तो आखिरकार हटने की मजबूरी बन जाती है। उस सामान को देखते हुए, भाई साहब आप भी समय से संभालेंगे। जब बात उन दोनों पति से कहती है तो व्यक्ति भी उसके सामान को लेकर खाने लगते हैं और कुछ देर के बाद वह हिस्सा भी मांग लेते हैं तो वह भी पानी की तरफ बढ़ाते हुए, बहन जी आप भी कुछ सामान खा पी लीजिए। इस तरह से यह जो सफ़र था वह वाकई बहुत सुहाना था, बहुत बढ़िया था, बहुत सफ़र अच्छा चल रहा था। चलते चलते लगभग 150 किलोमीटर के आसपास अभी बस मुंबई बाकी था, यानी कि 1000 किलोमीटर में से 800 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका था। तान्या अपने पति की ही फ़ोन रिपेयर करती है, मतलब दोबारा फ़ोन करती है, और मैं यहाँ आपसे 150 किलोमीटर दूर हूँ, मैं तो ताकि तुमसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर मैं आ जाऊँगा। बस इतना यह फ़ोन था। उसके बाद जो यह दोनों व्यक्ति कहते हैं कि चाय पियोगी, कहती है मैं तो चाय नहीं पीती हूँ, आपको पीनी है तो आप पी लीजिए। लेकिन वह 24 के साथ 36 रिचार्ज लेते हैं। तीसरी चाय लेते हैं तो तान्या को चाय पिला देते हैं और खुद भी चाय पीते हैं। जब पानी चाय पीते हैं तो पानी चाय के तान्या एकदम बेहोश हो जाती है। चाय पीने के बाद हालत हो जाती है, नींद आने लगती है। उसको लगभग 2 या 3 घंटे बाद जब आँख खुलती है तो पता चलता है कि तान्या आप ट्रेन के किसी योग वर नहीं है, बल्कि वह एक कार के अंदर तेज़ी से चल रहे थे। उसको जैसे ही हल्की सी आंखें खोलने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह बेहोशी जैसे हालत में है, ठीक से बोल भी नहीं पा रही है। लेकिन उसको वह दोनों व्यक्ति के अंदर लेते हैं और एक नया व्यक्ति को साफ अंदाज में लगाया था। उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी घटना हो चुकी थी, तो उसे कहते हैं कि मैं कहाँ हूँ, तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो। इससे पहले कि वो कुछ बातचीत करते, उसको जोर का थप्पड़ मारते हैं और कहा जाता है कि आवाज़ निकाली तो और पिटाई होगी, इसलिए चुपचाप पड़े रहना, क्योंकि उसके चाय में कुछ नशीला पदार्थ पिला दिया गया था। इसको चाय को पीने के बाद उसकी हालत
ऐसी नहीं थी कि वह विरोध करने जैसी कंडीशन में लगातार गाड़ी चल रहे हैं। और चलते चलते जब पहुंच जाती है तो एक ऐसे इलाके में जहां पर जब से घर से उस जगह पर लेकर जा रहे थे तो उसकी हालात चैनल आउट नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसा पकड़ा हुआ था कि जैसे वाकई उस महिला बीमारी जैसी हालत में ही हो। और ठीक ट्रेन से भी शायद उसको वैसे ही निकाला होगा, ट्रेन की जब किसी भी स्टेशन से वह कार्य को लेके आए होंगे, कार तक लेके आए होंगे, तो वहाँ भी उन्होंने इसके अंदर से ही निकाला होगा। इससे घर परिवार की कोई परिचित महिला हो, अब यह सीधी पहुँच जाते हैं किसी रेड लाइट एरिया, मुंबई के रेड लाइट एरिया के किसी एक कोठे पर। और वहाँ पर दो महिलाएं बैठी हुई थी, उनसे बात की थी, बातचीत चल रही थी। उसको फ़ोन बेचने की है, उसको बेचने के है। आखिरकार स्वस्थ पर तैयार हो जाता है। जब पक जाता है और कम से कम उसकी कीमत है लगभग 45,000 पर लेकर उस दोनों व्यक्ति मतलब 45,000 दोनों लेते हैं। और व्यक्तियों से वहाँ से लेने के बाद पैसे रफू चक्कर हो जाते हैं। वहाँ महिला और इस हल्का हल्का होश आने लगता है और वह गिड़गिड़ाने लगती है, वह रोने लगती है। वह मैं किसी भी मांग की है उन दोनों से, वह भी सूट ठोकर मारती है, वहाँ से निकल जाते हैं। अब यह एक कोठे पर मौजूद थे। एयर को कोठे नज़र देखती है। दृश्य तो वहाँ का पहले से ही कितनी ही लड़कियाँ थी जिन्होंने अपने निवास भी ऐसे पहने थे कि जिसे देखकर कोई भी पुरुष उत्तेजित हो जाए। जब उस महिला को एक कमरे में बंद कर दिया गया था क्योंकि वह विरोध करने पर उतारू हो गई थी, वह अब चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इसलिए उसको बांध कर कुर्सी पर रखा जाता है और चिल्लाए ना इसलिए उसको मुंह बंद कर दिया जाता है। कि जब बात 7 अक्टूबर वह घर से चली थी, अब वह आंवले 9 अक्टूबर इस तरह से एक दिन गुजरने लगता है और धीरे धीरे करके लगभग 15 दिन गुजर जाते हैं। उधर उसका पति रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद उसकी पत्नी इसको वहाँ दिखाई नहीं देती है, तो वह बहुत परेशान हो जाता है और फ़ोन करता है तो फ़ोन स्विच ऑफ आता है। अपने माँ बाप से पूछता है, फिर जाकर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को सूचना देता है। शांति पुलिस स्टेशन में रहता है, पहुंच जाता है, अपनी पत्नी की गुमशुदगी का दर्ज कराता है। वह तमाम कोशिश करता है अपनी पत्नी को तलाश करने की, ताकि उसकी पत्नी मिल जाए। सीधा बैंगलोर के रेलवे स्टेशन पर जाता है और जाकर मार्कशीट चेक करा कर आता है। देखता है कि वापस पत्नी की तो रेलवे स्टेशन की परी आई है और ट्रेन के अंदर बैठी है, लेकिन कहाँ है उस तमाम कोशिश कर रहा था। उधर उसकी पत्नी टूट चुकी थी, रोज़ उसको मारा पीटा जा रहा था और जो उसको पीटा जा रहा था उसको खाना भी नहीं दिया जाता था। और जितना वो जानती थी उसके साथ उतना हैवानियत किया जा रहा था। उसको उसके साथ जो हो रहा था उसके सामने कभी कल्पना भी नहीं की थी वो। जबकि दिन पूजन रखते थे 116वें दिन उसे कोठे की मालिक सुनीता पूजा जिसे कहते हैं, वह बहुत दिन हो गए हैं, यदि आप आज तुम तैयार होकर ग्राहक के लिए तैयार नहीं होती हो तो फिर तुम्हें वह शेयर किया जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। लड़कियों इसको समझा दो। जो पहले से वह लड़कियां काम कर रही थी उन लड़कियां पर दबाव बनाया जाता है। वह लड़कियां कहती हैं कि तान्या को मनाओ, क्योंकि अब यहाँ से तो सारे रास्ते उसके लिए बंद हो चुके हैं। मैं तो यही उसे बता दूं कि उसको यहीं रहना होगा, यहीं काम करना होगा। अब तुम्हें कोई चुरा नहीं सकता, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं आएगा। और एक दिन आखिरकार तान्या टूट जाती है और तान्या भी ऐसे कपड़े पहनती है जिसको कपड़े को देखने के बाद कोई पुरुष उसकी तरफ उत्तेजित हो जाए, आकर्षित हो जाए। और आज 1922 महिलाओं में से तान्या का नंबर था, क्योंकि ग्राहक ने तान्या को ही पसंद किया।
था। तान्या को लेकर वह कमरे में जाता है और जाने के बाद जैसे ही वो अंदर से दरवाज़ा बंद करता है, चटनी बंद करता है, मतलब चटनी बोले तो वहाँ की भाषा में सिटकनी जिसको बोलते हैं, सिटकनी बंद करता है तो वह दुनिया गिरने लगती है, रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। और रोटी भी ऐसे कि रोती भी ऐसे थी कि कमरे में उसकी हवा बाहर नहीं जाती थी। उसकी आंखों से आंसू थे, अब आंसू टपक रहे थे। रोते हुए पैर पकड़ कर वह कहती है कि भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इसे यहाँ पर चली आई हूँ। मेरे पति साहिल जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, मुझे तो सिर्फ यह है कि मुंबई घूमने आई थी, किसी ने मुझे चाय में कोई नशीला पदार्थ पिलाया और पिलाने के बाद मुझे यहाँ पहुँचा दिया। अब वह अपनी परेशानी, अपना दर्द बयां करती है तो उस व्यक्ति की, वो हालांकि ठिकाने वाला व्यक्ति के शरीर हो तो नहीं सकता, इसलिए उस व्यक्ति को इंसानियत का परिचय देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। जब मदद करने की बात आती तब वह कहती कि मुझे मेरे पति के से बात करा दो। उधर उसका पति अपनी पत्नी को तलाश करने की तमाम कोशिश कर रहा था। आखिरकार वह बार बार फ़ोटो देखता था। वह सोच ही रहा था कि सफ़र शुरू होता है तब फ़ोन आता है। सुबह शाम भोजन करती थी, अब फ़ोन आता भी नहीं है, फ़ोन स्विच ऑफ हो रहा था। लेकिन 16वें दिन जाकर जब एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है साहिल के पास, अलावा जैसे फ़ोन आता है कि रोते हुए कि मैं तान्या बात कर रही हूँ, मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। पूरी कहानी कुछ बातचीत सुनता है तो वह कहते कहते ही कि तुम कहाँ पर हो मुझे नहीं पता तान्या, मना कर दे, मुझे कुछ नहीं यहाँ या कहाँ है, इस कमरे में किस कोठे पे है, किस रेड लाइट एरिया में है, वह इलाका गूंज है, सारी जानकारी व्यक्ति देता है। जो व्यक्ति अभी तक उसकी मृत्यु कर रहा था, मृत्यु के लिए मतलब उसके सोच रहा था, साहिल को इसकी सूचना मिल जाती है तो साहिल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार करूँ तो क्या करूँ, इसको कैसे बचाऊँ। जब बचाने की चाहती है तो वह यहाँ के पुलिस के पास जाऊँगा, पुलिस वहाँ छापा मारेगी तो पता चलेगा कि कोठे से गायब कर दिया गया है, कुछ मुश्किल नुकसान पहुँचा दिया गया है, तो इसलिए ऐसा नहीं करता है। और वह सीधा पुलिस की मदद लेने के सीधा पहुँच जाता है ग्राहक बनकर। पुलिस का मदद नहीं लेता है, ग्राहक बनकर पहुँच जाता है। तो और उस कुर्सी पर जाने के बाद, मतलब उस कोठे पर जाने के बाद वो प्रण ग्राहक चुका था, अब अन्य ग्राहक साहिल बनकर जाता है। उन महिलाओं से तलाश करता है, अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश करता है, हर महिला को रिजेक्ट कर देता है, यह नहीं चाहिए, यह नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जब नंबर आता है तान्या का तो एक लड़की जो नई वाली है उसको लिखा हो, चाहे उसको यह पसंद कर लेगा। तान्या को देखता है, तान्या को देखते हुए उसकी बीवी लोगों की नज़रें झुक जाती हैं, दबाने लगती है, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और अपनी पत्नी को देखकर हैरान था और सीधा कहता है कि मुझे यह लड़की चाहिए। उसको लेकर वह कोठे के अंदर जाता है और पूरी कहानी सुनता है, आखिरकार यह कैसे हुआ। वह अपनी पत्नी से नाराज़ नहीं होता है कि सब सीने से लगाता है उसे, ताकि तुम्हें परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, अब ज़रूरत हमें ठंडे दिमाग से काम लेने की है, या सोचो कि निकले कैसे। हम यहाँ से भागने की कोशिश की तो लोग हम पर हमला कर देंगे, हमें मार भी सकते हैं, हम नुकसान पहुँचा सकते हैं। तभी बैठे बैठे साहिल को एक तरकीब सूझी और वह पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करता है। पूरी कहानी 7 अक्टूबर से गायब होने से लेकर अभी तक की पूरी कहानी बताता है। बताते बताते कहता है कि पुलिस को मेरी पत्नी रेड लाइट एरिया में ऐसे ऐसे फंसी है, कोठे पर फला रूम में है, अब जल्दी से चाहिए। पुलिस निवासी ईमानदारी से काम करता है और बहुत अच्छा काम किया। मुंबई पुलिस रीवा की साइड की हकदार है। मैं बताता हूँ कि तुम 2011 किस किस के भारी पुलिस बल कहाँ पर
बहुत बड़ी संख्या में फोर्स उसके होठों को भेजे। यह साथी जब वहाँ पर छापा मारता है तो वहाँ एक कमरे की तलाशी ली जाती है। साहिल और तान्या भी एक कमरे के अंदर मौजूद मिलते हैं और दोनों की हालात देखने लायक थी। पुलिस ने सुरक्षित वहाँ से निकालती है। वह केवल तान्या कहाँ से निकलती है बल्कि ऐसी कई लड़कियाँ थी वे वजह से ही दलालों के चंगुल से फंस जाती हैं। उन दलालों के बारे में पता करने की कोशिश की जाती है। तब पता चलता है कि वह दलाल सिर्फ रेलवे स्टेशन व बस स्टॉप ऐसी ही जगहों पर ही नज़र गड़ाए रहते हैं। गिद्ध की जब कोई लड़की महिला को यहाँ से कोई अकेली जा रही थी तो उसको जो कि सुंदर दिखने में हो ताकि उसको निशाना बनाया जा सके, इसे किसी भी तकलीफ़ से कोठे तक लाकर उसको बेचा जा सके। तान्या भी तो इसे बेची गई थी। तान्या को बहुत देर के बाद होश आया था। हालांकि वह अपने पति के पास थी। पुलिस ने उसको छोड़ा आकर यहाँ से वापस बंगलुरु दोनों को भेज दिया था और पुलिस ने जो यहाँ से इसकी जो मार्केटिंग है, जो कोठी है, सुनीता पुजारी और रविदास शेख, इन दोनों के साथ साथ जो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, साथ ही उन चारों की मदद से उन दोनों दलालों को भी कई दिनों की मशक्क़त के बाद वह आखिरकार गिरफ्तार कर लिया जाता है। ताकि बातें शामिल हैं और बहुत ही इंसानियत का बहुत ही नेक काम किया है। उसने अपनी पत्नी की ज़िंदगी को बचाया है। कोई व्यक्ति तो शायद अपनी पत्नी की इतनी छोटी सी बात को देखते हुए उस पर तमाम तरह के लांछन लगा सकता था। कैसे तथा कि तुम यही कोठे पर हो, अब मेरी ज़िंदगी में आने की ज़रूरत नहीं है। उसने इंसानी के परिचय देते हुए अपनी पत्नी को बचाया नहीं और कई लड़कियों को भी उसने कहाँ से बचाया। तो वाकई इस व्यक्ति को सैल्यूट है, इस काम को शरीर का हकदार है। साथ ही मैं आपको जाते जाते दोस्तों बता दूं कि कभी भी काफ़ी सफ़र पर हूँ, किसी भी सामान रखे हों तो किसी से चाय वगैरह या कुछ अनजान व्यक्ति से चाय या पानी या कुछ भी खाना पीना कुछ भी ना खाएं। जो भी अपने पास है खाएं, नहीं तो वहाँ पे अपने पहुँच के खाएं। धन्यवाद।